हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है। तो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी हो गया है। तो हम सोशल साइंस के मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए। मॉडल पेपर से ये हो जाता है बच्चों को कि किस तरह का प्रश्न पूछेगा, है समझ में। और अधिकांश प्रश्न इसी तरह का रहता है। तो इसमें देखिए, कुल प्रश्न की संख्या जो है 80, 24, 8 यानी कि 112 रहेगा। अगर समझ में, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कितना रहेगा, 80 रहेगा। आगे समझ में देखिए। तो ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। तो इसे आप अंत तक देखिए इसमें 40 प्रश्न का ही जवाब देना है, समझ गए। अगर इससे अधिक देंगे आप, यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों को उत्तर देते हैं तो प्रथम 40 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से 40 प्रश्न जो आपको सही आ रहा है उसी को आप लोग बनाइएगा। मान आप 40 से अधिक बना दीजिए, 50 बना दिए, समझ गए। और उसको अच्छी तरह रंगना है, समझ गए। अगर गलत हो गया तो उसको काटना भी नहीं है। तो आप एक गिन करके 40 प्रश्न हल कीजिएगा। अगर उससे अधिक हल होगा तो आपको प्रथम से 40 प्रश्न का ही मूल्यांकन किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से 40 प्रश्न का जवाब अच्छी तरह देना है, समझ गए। चलिए, 1 से 80 प्रश्न, इसके 4 विकल्प रहेंगे। केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, केवल 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो आप लोग ध्यान से पहले खुद से बनाइए, देखिए कि आप कितने तैयारी किए हैं, आपसे कितने प्रतिशत क्वेश्चन हल हो रहा है। आप 80 के 80 क्वेश्चन हल करने के प्रयास कीजिए कि 80 में से आप कितने हल कर रहे हैं। फिर मिलाइए आप कितना प्रतिशत आपको सही हुआ, समझ गए। तो ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। तो इसको हम लेकर आए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो ये भारतीय जनसंघ। किस पार्टी का पुनर्जन्म है, तो भारतीय जनसंघ। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई, बताइए। दलित पैंथर्स नामक जो संगठन है उसकी स्थापना किस राज्य में हुई। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बताइए। तो ये दलित पैंथर्स नामक जो संगठन है महाराष्ट्र राज्य में हुई है। कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही होगा, आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, बताइए। तो 74वां संशोधन कौन सा होगा इसका, 74वां। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन है, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, बताइए। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी, बताइए। तो त्रिस्तरीय, कितने, त्रिस्तरीय। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, है समझ में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई, बताइए। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई, तो मद्रास में। कहाँ की गई, मद्रास। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही ऑप्शन होगा, है समझ में। चलिए तो खुद से बनाइए, अब देखिए कितना प्रतिशत आपसे हल हो रहा है। तो चलिए, है समझ में। चलिए अगला प्रश्न है,
सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? बताइए, किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? सबसे पहले तो अपना ही राज्य है बिहार। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल जो कानून है वो किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, बताइए। तो अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। आया समझ में? चलिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किसने लिखी? तो चाणक्य ने। किसने लिखी? चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। आया समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा जो है उसकी सूची है? तो 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। है समझ में? चलिए अगला प्रश्न है, राज्य विधान सभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है। राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है तो भारतीय चुनाव आयोग। किसका जिम्मेदारी है? भारतीय चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? बताइए। तो समवर्ती सूची में। किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, हाउ आंदोलन किसने शुरू किया? हाउ आंदोलन किसने शुरू किया? बताइए। तो हुइन फू सो ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? बताइए। तो ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? बताइए। ये किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, खुद देखिए कि आप कितने प्रतिशत क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? बताइए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो ये अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? बताइए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है? बताइए आप लोग। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। चलिए इसी तरह वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया?
बताइए, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आया समझ में? चलिए अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया? बताइए, बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो 1905 में कर्जन ने किया था, 1905 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? बताइए, स्वराज पार्टी जो बना उसका सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? इलाहाबाद। आपको प्रयागराज भी कहीं कहीं मिलेगा, तो इलाहाबाद या प्रयागराज रहेगा, उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया बच्चों? तो इसका एडमंड कार्टराइट ने। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो ये अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? बताइए जल्दी से। संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। इसी तरह वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? बताइए, इनमें से कौन देश है दक्षेस के सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रूसो किस देश का रहने वाला था? बताइए, रूसो किस देश का रहने वाला था? तो ये फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते चलिए जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल हिलाल का संपादन किसने किया? अल हिलाल का संपादन किसने किया बच्चों? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाइबिल। ऑप्शन नंबर सी, बाइबिल की छपाई की थी। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? तो यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, काउंट काबूर का विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? बताइए। तो प्रधानमंत्री। किस पद पर? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? बताइए, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिख ने। किसने की थी? मेटरनिख ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी? आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो चेका का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? बताइए। 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? बताइए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा, 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की?
कुजन्सने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है बताइए? जीवन स्तर को, जीवन प्रत्याशा को, शिक्षा प्राप्ति को, बताइए। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो जीवन स्तर को किससे सम्मिलित किया गया है? जीवन स्तर को। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? भारतीय रिजर्व बैंक करती है। कौन सी करती है? भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है बताइए? नीति आयोग। सॉरी, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वीडन की मुद्रा क्या है बताइए? स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है बताइए? सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? शिक्षा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है बताइए? तो कृषि। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है बताइए? खनन। कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? खनन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है बताइए? किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का। किसका? हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया बताइए? इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? बताइए। इसका कन्फर्म नहीं है, इसका आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं। इसका कमेंट में आप लोग बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है बताइए? कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, साधनों के निजी स्वामित्व, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, चलिए इसी तरह वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। जो अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक और शेयर करते चलिए। अगला प्रश्न है, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है बताइए? कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जीवन कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? प्रारंभिक जीवन कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का मतलब किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो झूम
पामलू, दीपा, इनमें से सभी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है बताइए? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया बताइए? 1953 में। कब किया गया? 1953 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को दबाना मत भूलिए। चलिए अगला प्रश्न है इनौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इनौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है बताइए? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है बताइए? सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। चिपको आंदोलन से संबंधित प्रश्न आते ही रहता है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है बताइए? तो 7%। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है बताइए? इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है बच्चों बताइए? प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है बच्चों? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है बताइए? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न आप खुद से बनाइए, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए और देखिए कि आपसे कितना प्रतिशत प्रश्न हल हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है। इसी तरह का प्रश्न आएंगे और अधिकांश प्रश्न मॉडल पेपर से ही रहता है। तो आप मॉडल पेपर को ध्यान से पढ़िए, उसको नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किस लिए बताइए? तो खनिज तेल हेतु। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है बताइए? तो चावल खदान फसल प्रमुख है। आया समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणीय है बताइए? जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणीय है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणीय उत्पादक है? इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणीय उत्पादक है बताइए? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए, क्यों इसकी अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाएं। चलिए अगला प्रश्न है किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है बताइए? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? भागलपुर को। किसे कहा जाता है? भागलपुर को। बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है बताइए? तो कृषि का।
किसका योगदान अधिक है? कृषि का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, बताइए। सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात। तो बाढ़ जो है बिहार में प्रतिवर्ष तबाही मचा देती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, बाढ़। चलिए अगला प्रश्न है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? बताइए। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? बताइए। गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? बताइए। स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए। संसाधनों की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बताइए। हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। बताइए। 1934 में। कब आया था? 1934 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? बताइए। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। किस भाषा का शब्द है? जापानी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। तो 80 प्रश्न था। अब इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न है हिस्ट्री का, है समझ में। इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सके। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है उसको भी हम अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। परीक्षा बहुत ही नज़दीक है।